गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वाले पार्ट से हम लोग बायोमॉलिक्यूल्स में अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पढ़े थे और हमने ये बताया था जो अमीनो एसिड होता है वो प्रोटीन की एक इकाई है, यानी यूनिट होती है प्रोटीन की। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जो अमीनो एसिड बना था उस अमीनो एसिड से किस प्रकार से प्रोटीन का निर्माण होता है। यानी आज हम लोग पढ़ेंगे मेन टॉपिक है केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्रोटीन। देखिए जो प्रोटीन का निर्माण होता है पहले बता चुके हैं कि जो इसकी यूनिट होती है प्रोटीन की उसको कहते हैं अमीनो एसिड। यानी कह सकते हैं अगर दूसरी लैंग्वेज बात करें कह सकते हैं अमीनो एसिड इज द पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड इज द मोनोमर ऑफ प्रोटीन, या कह सकते हैं कि प्रोटीन इज द पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। यानी यहां पर अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि अमीनो एसिड is monomer of प्रोटीन, यानी प्रोटीन की एकलक इकाई होती है प्रोटीन की एकलक इकाई होती है अमीनो एसिड। या प्रोटीन जो होता है वो प्रोटीन अमीनो एसिड का बहुलक होता है। कह सकते हैं कि प्रोटीन इज द पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड, दोनों में यूज कर सकते हैं यहां पर। अब हमने बताया था कि जो अमीनो एसिड होता है वो अमीनो एसिड की अगर बात करें तो ये इसका जो है फार्मूला आता है कार्बोक्सिल ग्रुप, एक तरफ हाइड्रोजन एंड एक तरफ एमीन ग्रुप। हम उसको ऐसे भी नोट कर सकते हैं, ध्यान रहे, और यहां पर आर समूह। तो ये बन गया यहां पर जो है अमीनो एसिड। अब जो अमीनो एसिड है कैसे इसमें जो है ये यहाँ पर प्रोटीन का संश्लेषण करता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे एक तो अमीनो एसिड का एक बन गया। अब यहाँ पर हम लोग जो बने पढ़ेंगे वो रहेगा हम लोग का मेन टॉपिक पेप्टाइड बॉन्ड। कि पेप्टाइड बॉन्ड किसे कहते हैं, पेप्टाइड या इसको एक और नाम से जानते हैं एमाइड बॉन्ड। तो यहाँ पर जो पढ़ना है पेप्टाइड या फिर जो एमाइड बॉन्ड, ठीक। तो इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड या एमाइड बॉन्ड पढ़ना है। लेकिन पेप्टाइड बॉन्ड या एमाइड बॉन्ड होता क्या है, जैसे ये कार्बोक्सिल ग्रुप हो गया, हम तो COOH भी लिख सकते हैं, ध्यान रहे, तो हमने केवल स्ट्रक्चर के लिए ऐसा कर दिया है। ये हाइड्रोजन या एमीन ग्रुप होता है, इसको NH2 के रूप में क्यों लिख सकते हैं, या ऐसे स्ट्रक्चर बना दीजिए। यहाँ पर बाइंडिंग की क्रिया दर्शाने के लिए हमने ऐसा किया कि बॉन्ड की जो है दिखाई पड़े। और ये हो गया आर समूह, कोई एक पार्श्व समूह, जैसा कि हमने बताया था कि पार्श्व समूह में हाइड्रोजन हो सकता है, मेथिल हो सकता है, फिनॉल हो सकता है, ठीक है, बहुत सारे कोई भी ग्रुप आकर के यहां पर जुड़ सकता है। तब अगर एक पेप्टाइड बॉन्ड बनवा रहे तो उसमें एक चीज ध्यान देना कि पेप्टाइड बॉन्ड में एक अमीनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप, बहुत ध्यान सुनना, एक अमीनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप दूसरे अमीनो एसिड के एमीन ग्रुप से, या थोड़ा सा और बढ़ा करके लिखना हो, पहले बना दे रहे हैं, ये R1 R2 कर दे रहे हैं। एक अमीनो एसिड के कार्बोक्सिल ग्रुप का हाइड्रोक्सिल, समझ आ रहा है, एक अमीनो एसिड के कार्बोक्सिल ग्रुप का हाइड्रोक्सिल दूसरे अमीनो एसिड के एमीन ग्रुप के हाइड्रोजन से एक बॉन्ड के द्वारा जुड़ता है, जिस बॉन्ड को कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। इस प्रकार जो संरचना बन करके आती है तो इस प्रक्रिया में जल का एक अणु यहां मुक्त होता है, अतः इसे हम कह सकते हैं डिहाइड्रेशन, कंडेंसेशन, सिंथेसिस, जल निर्जलीकरण, संघनन, संश्लेषण प्रक्रिया। तो इस प्रक्रिया में जल का एक अणु यहां पर मुक्त होता है, जल का एक अणु यहां पर मुक्त होता है, और इसके बीच जो बना बॉन्ड होता है उसको हम पेप्टाइड या एमाइड बॉन्ड कहते हैं, या एमाइड, इस जो अमीनो एसिड है, अब इस अमीनो एसिड को एमाइड कहते हैं। तो इसी प्रकार से एक एक अमीनो एसिड का जो प्रत्येक अमीनो एसिड उसका कार्बोक्सिल ग्रुप अपने आगे वाले अमीनो एसिड के एमीन ग्रुप के हाइड्रोजन से जुड़ता है, R3 मान लेते हैं, जुड़ता है,
और जुड़ करके यहाँ पर जो है जल का एक अणु मुक्त करता है, और इस प्रक्रिया में जो है इस जल का अणु मुक्त होता है, पुनः एक जो है यहाँ पर पेप्टाइड बन जाता है। ये जो यहाँ पर बना इसको हम डाइपेप्टाइड कहते, ध्यान रहे। एमाइड अभी जो बना इसको एमाइड कहेंगे। जब ये जल का अणु यहाँ पर निकल गया तो ये इसको हम डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड, तो इस आधार पर उसको जो है वर्गीकरण किया जाता है कि जैसे जैसे इसमें जितनी भी संख्या, जब भी पेप्टाइड बॉन्ड जो होता है अगर एक है तो मोनोपेप्टाइड, दो है डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड, यानी कि 2 से लेकर के 10 अगर पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है तो उसको हम लोग ऑलिगोपेप्टाइड कहेंगे, और 10 से अधिक अगर पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है तो उसको हम लोग पॉलीपेप्टाइड के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से पेप्टाइड या एमाइड बॉन्ड का निर्माण होता है। प्रत्येक पेप्टाइड बॉन्ड के निर्माण में जल का एक अणु जो है मुक्त होता है। ये यहां पर हो गया। तो इस प्रकार से जो अगला बन करके आता है, इसमें अगर इसको हम अलग से बना के देख लें तो ये इस तरह से बन करके आता है। ये हाइड्रोजन R1, हाइड्रोजन ON, हाइड्रोजन R2, R3। तो इस तरह से अब ये जो बन करके आया है इसको हम जैसे जितने भी होंगे इसके पेप्टाइड, डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड, इस तरह से यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड या पॉलीपेप्टाइड भी कह सकते हैं। अगर सो ऑन कर दे इसको हम जो है तो ये बन जाएगा पॉलीपेप्टाइड। तो इस तरह से एक पॉलीपेप्टाइड चेन का संश्लेषण यहाँ पर हो जाता है। तो इसको हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड या एमाइड बॉन्ड के नाम से जानते हैं कि किस प्रकार से जो है जो अमीनो एसिड होता है वो अमीनो एसिड आपस में जुड़ जुड़ करके एक पेप्टाइड या एमाइड बॉन्ड का संश्लेषण करते हैं। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की, जो इसी से रिलेटेड है। तो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन देख लिया जाए क्या होता है। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, और देखा जाए तो बड़ा आसान भी एक तरह से, लेकिन अभी तो देखा जाएगा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। देखिए जो प्रोटीन होता है, इस प्रोटीन के जो है कुल 4 स्ट्रक्चर इसमें होते हैं। प्रोटीन के कुल जो है 4 स्ट्रक्चर इसमें होते हैं, जिसको हम क्रमशः प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर एंड फोर्थ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहते हैं। मतलब कि प्रोटीन की प्राथमिक संरचना, प्रोटीन की द्वितीयक संरचना, प्रोटीन की तृतीयक संरचना, प्रोटीन की चतुर्थक संरचना। तो प्रोटीन की संरचना में कुल 4 प्रकार की संरचनाएं बनती हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। पहला हेडिंग है प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर किसे कहते हैं, बहुत ही आसान है। अभी जो हमने बनाया था इसके पहले पेप्टाइड बॉन्ड या एमाइड बॉन्ड वही सेम है। यानी कि प्राइमरी स्ट्रक्चर वो होता है कि जहां पर एक एक अमीनो एसिड जुड़ता जाए, पेप्टाइड बॉन्ड बनता जाए और पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाए, उसको कहेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर। यानी कोई भी उसमें प्रक्रिया नहीं हुई और कोई भी संग्रह नहीं हो रहा, केवल एक ही बॉन्ड बन रहा है पेप्टाइड बॉन्ड। और पेप्टाइड बॉन्ड में जैसे अभी हमने इसे बनाया था, क्योंकि इसको कई बना देते हैं क्योंकि अभी अगला टॉपिक इससे रिलेटेड है। ये R1 मान लेते हैं, R1, ये R2 मान लेते हैं, ये R3 मान लेते हैं, ये R4 मान लेते हैं, और एक और बना लेते हैं समझने के लिए, क्योंकि हम लोग को ये समझना भी आगे। ये R5 मान लेते हैं, ये सब। तो ये संरचना बन करके आई है सामने, इसी को कहते हैं हम जो है प्राइमरी स्ट्रक्चर।
यानी कि जहां पर जो है एक अमीनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप अगले वाले अमीनो एसिड के अमीन ग्रुप से सहयोग कर ले और पेप्टाइड बॉन्ड बना ले, तो उससे लंबी चेन अगर बन जाते तो उसी को कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। ये था पूरा प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब आते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर में। सेकेंडरी स्ट्रक्चर, देखिए सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, इस सेकेंडरी स्ट्रक्चर में यही जो एक लंबा सा पॉलीपेप्टाइड चेन बना है, थोड़ा सा जो परिवर्तन होता है, कह सकते हैं कि जो अमीनो एसिड है, एक अमीनो एसिड का यानी पहले अमीनो एसिड, ठीक है, क्या कह सकते हैं कि प्रत्येक अमीनो एसिड के कार्बोक्सिल ग्रुप का ऑक्सीजन, यहां पर केवल ऑक्सीजन बचा है, प्रत्येक अमीनो एसिड के कार्बोक्सिल ग्रुप का ऑक्सीजन अपने आगे के ठीक चौथे अमीनो एसिड, अपने आगे के ठीक चौथे अमीनो एसिड के, चौथा कौन आएगा, 1 2 3 4, अपने आगे के ठीक चौथे अमीनो एसिड के अमीन ग्रुप के हाइड्रोजन से जाकर के जुड़ जाते हैं। लेकिन अब यहां पर जुड़ करके क्या बनता है, तो चूंकि सेकेंडरी स्ट्रक्चर सबसे इंपॉर्टेंट होता है, 2 प्रकार का होता है, इसमें 2 स्ट्रक्चर बनते हैं, एक अल्फा स्ट्रक्चर बनता है, ध्यान रखना, और एक बीटा स्ट्रक्चर बन जाता है, बीटा स्ट्रक्चर बनता है। अल्फा स्ट्रक्चर क्या है, वही जो हमने बताया था कि एक प्रत्येक अमीनो एसिड, प्रत्येक, जैसे ये इसका अगर जोड़ेंगे तो ये अपने आगे के चौथे वाले अमीनो एसिड के अमीन ग्रुप के हाइड्रोजन से जुड़ेगा, इसको कहेंगे तो ये अपने आगे के चौथे अमीनो एसिड के अमीन ग्रुप के हाइड्रोजन से जुड़ेगा। तो प्रत्येक अमीनो एसिड के कार्बोक्सिल ग्रुप का ऑक्सीजन जो शेष बचा है वो अपने आगे के ठीक चौथे अमीनो एसिड के अमीन ग्रुप के हाइड्रोजन से जुड़ता है। तो इससे क्या होता है, अब ये इससे जाकर के जुड़ा है, ये उसके आगे जुड़ेगा, ये इसके आगे जुड़ेगा, ये इसके आगे जुड़ेगा, तो ये लगातार जुड़ता जाएगा। तो इससे क्या होता है कि ये एक जो है राइट हैंडेड क्वाइल हो जाता है, राइट हैंडेड क्वाइल डायरेक्शन में हो जाता है। इसी को नाम दिया गया अल्फा हेलिक्स। चूंकि यहां पर अल्फा हेलिक्स नाम तो दिया गया, ये भी जान ले, क्योंकि यहां पर सभी अल्फा कार्बन है। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब भी ये पेप्टाइड बॉन्ड बनता है तो पेप्टाइड बॉन्ड केवल और केवल जो है अल्फा अमीनो एसिड के बीच में ही बनता है, समझे? तो अल्फा अमीनो एसिड से पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, और यहां पर चूंकि सभी अल्फा कार्बन है इसीलिए यहां इसका नाम देगा अल्फा स्ट्रक्चर, क्योंकि यहां तो एक ही है, एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन है, दूसरा नहीं है, एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन है, वो अपने ही पॉलीपेप्टाइड चेन में बार बार घूम घूम करके रोटेट कर करके राइट हैंडेड डायरेक्शन में रोटेट कर करके ये यहाँ पर अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर आता है, इसको अल्फा स्ट्रक्चर कहते हैं। यह अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, इसको एक नाम दे सकते हैं अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। कोई पूछे किस साइड में घूमता है, राइट हैंड साइड में घूमता है, ध्यान रहे अल्फा हेलिक्स राइट हैंडेड, यानी अल्फा राइट हैंडेड हेलिक्स स्ट्रक्चर इसको कहते हैं, क्योंकि ये यहाँ पर अल्फा जो राइट हैंडेड साइड है उस साइड में जो रोटेट करता है, और इस प्रकार यहां अल्फा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है। दूसरा आते हैं बीटा स्ट्रक्चर में। जो बीटा स्ट्रक्चर होता है, इस बीटा स्ट्रक्चर में क्या होता है, जैसे एक यही है, अब एक ये है और एक और दूसरा पॉलीपेप्टाइड चेन यहां पर जो है बन जाए, ऐसे ही सेम। अब सपोज करो ऐसे यहां पर हम बना देते हैं, थोड़ा सा उसको नजदीक बनाए, बीटा स्ट्रक्चर। तो इस बीटा स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है, जैसे मान लेते हैं ये एक संरचना है, तो यहां पर जहां कार्बन होगा, जैसे ये एक कार्बन है, इसी को थोड़ा सा और हम सीक्वेंस में जोड़ देते हैं, ऐसे ही कार्बन एमीन हाइड्रोजन R1 हाइड्रोजन कार्बोक्सिल, इसको थोड़ा नीचे बना देते, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगला नाइट्रोजन हाइड्रोजन, और ये यहां पर जो है कार्बन हाइड्रोजन R2। इस तरह से ये पूरा चलता चला जाएगा, ठीक है, ध्यान रहे कि पूरा जो है आगे की ओर बढ़ता जाएगा। तो अगर हम ऐसे दूसरा पॉलीपेप्टाइड चेन बनाए तो एकदम कार्बन के कार्बोक्सिल के सामने कार्बोक्सिल बचेगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि अगर हम कोई चीज ऐसे आमने सामने रखिए, ध्यान देंगे, यहां पर ये उंगली है, ये मान लेते हैं कार्बोक्सिल है,
तो ये भी कार्बोक्सिल होगा। ये मान लेते अमीन है तो ये भी अमीन होगा। अगर सामने सामने रखते हैं यहां पर जो है तो कार्बोक्सिल के सामने कार्बोक्सिल आएगा, अमीन के सामने अमीन आएगा। तो अगर हम इसको थोड़ा ऐसे कर दे, तिरछा कर दे, थोड़ा सा ऐसे ऊपर नीचे, अब यहाँ कार्बोक्सिल के सामने जो है अमीन आ रहा है, सामने अमीन आ रहा है, अगले कार्बोक्सिल के सामने अमीन आएगा। तो इस तरह से एक लहरदार जो है बीटा शीट बन जाता है, एक जो है बीटा स्ट्रक्चर शीट बन जाता है, लहरदार संरचना में जो है बन जाता है। तो इसलिए इसको नाम दिया गया है बीटा शीट या प्लीटेड शीट। मतलब कि यहां पर जो है कह सकते हैं प्लीटेबल लहरदार। तो ये एक तिरछा जैसे जैसे कपड़े का तय होता है इस तरह से ये दोनों व्यवस्थित होते हैं आपस में। तो इससे क्या होता है, एक जिग-जैग लाइक स्ट्रक्चर यहां पर जो है बन करके आता है। ये इसके साथ बाइंडिंग कर लेता है, ये इसके साथ कर लेगा, ये इसके साथ कर लेगा। यहां पर मान लेते नाइट्रोजन है तो यहाँ कार्बोक्सिल होगा, इसका ऑक्सीजन, इसका हाइड्रोजन। यहां पर मान लेते नाइट्रोजन है तो इसका हाइड्रोजन, इसका कार्बोक्सिल का ऑक्सीजन। यहां पर मान लेते कार्बोक्सिल है तो इसका ऑक्सीजन और इसका हाइड्रोजन। इस तरह से यहाँ अमीन है, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर कार्बोक्सिल ऑक्सीजन। इस तरह से यहाँ पर जो है चलता रहता है। तो ये एक कपड़े की तह की तरह से जो है मुड़ा हुआ होता है, इसलिए इसका नाम रखा है बीटा शीट या लहरिया शीट, प्लेटेड शीट के नाम से भी इसको जानते हैं। तो ये जो है सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है। टर्सरी स्ट्रक्चर क्या होता है, कि टर्सरी स्ट्रक्चर को थोड़ा समझना है। अगर मान लेते हैं इसको मिटा देते हैं, समझ में आ गया बीटा शीट। टर्सरी स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें, जो टर्सरी स्ट्रक्चर होता है, इस टर्सरी स्ट्रक्चर में टर्सरी स्ट्रक्चर होता है, इसमें या तो एक अल्फा हेलिक्स भी हो सकता है, बीटा शीट भी यहां पर यूज कर सकते हैं। टर्सरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, एक क्षेत्र होता है डोमेन क्षेत्र, जिसको प्रभाव क्षेत्र कहते हैं। वहीं पर आकर के कुछ जो है जो हेलिक्स होता है वो आकर के वहां पर रोटेट करता है, तो उसको टर्सरी स्ट्रक्चर कहते हैं। कैसे करता है, जैसे यही है अल्फा हेलिक्स। ये अल्फा हेलिक्स में जहां पर सल्फर होगा, जैसे सिस्टीन नामक अमीनो एसिड में सल्फर पाया जाता है, तो जैसे जहां पर भी सल्फर आएगा वो सल्फर आपस में डाई सल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाता है। तो इस तरह से जो है कई जगहों पर जो है ये आपस में जुड़ करके ये इस तरह से सल्फर, तो ये कई जगह से जुड़ कर रोटेट कर जाता है और ये क्वाइल स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसको हम लोग टर्सरी स्ट्रक्चर कहते हैं। चौथा इसमें होता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर चतुर्थक संरचना। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में क्या होता है कि ये जो टर्सरी स्ट्रक्चर में बने हुए जो यहाँ पर एक पॉलीपेप्टाइड चेन बना टर्सरी स्ट्रक्चर का, वो टर्सरी स्ट्रक्चर वाले 10-12 या उससे भी अधिक जो है वो आ करके सब आपस में जो है संघटित हो जाते हैं। जैसे ये मान लेते 2, तीसरा कोई, चौथा, 5वां। तो इस तरह से बहुत सारे जो टर्सरी स्ट्रक्चर वाले पॉलीपेप्टाइड आते हैं वो आकर के ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बना लेते हैं और उसको हम कहते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से 4 स्ट्रक्चर बनता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहते हैं। तो ये पूरी जो थी ये प्रोटीन के स्ट्रक्चर थे। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। ये जो थे स्ट्रक्चर, तो बात करते हैं, लास्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, उसको भी समझ लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन की अगर बात किया जाए तो जो केमिकल कंपोजिशन के आधार पर क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, ये ध्यान देना कि जो हमने पिछले टॉपिक में पढ़ाया था वो हमने अमीनो एसिड का क्लासिफिकेशन पढ़ाया था। यहां पर हम जो प्रोटीन का क्लासिफिकेशन पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन है प्रोटीन का, तो ये ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, ठीक है, इसके आधार पर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। तो केमिकल कंपोजिशन के आधार पर अगर देखा जाए तो ये 3 प्रकार के होते हैं। सिंपल प्रोटीन,
पहला सिंपल प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन होता क्या है इसको जान ले। सिंपल प्रोटीन केवल उसमें अमीनो एसिड ही प्रेजेंट हो और कोई भी नॉन अमीनो एसिड ग्रुप ना पाया जाए। केवल जब अमीनो एसिड ही आपस में जुड़ा हुआ हो, अमीनो एसिड केवल अमीनो एसिड ही आपस में जुड़ा हो तो उसको कहते हैं सिंपल प्रोटीन। इसके एग्जांपल में आता है जैसे एल्ब्यूमिन होता है, एल्ब्यूमिन सिंपल प्रोटीन होता है, ग्लोबुलिन होता है, सिंपल प्रोटीन होता है, प्रोलेनिन होता है, सिंपल प्रोटीन होता है, हिस्टामिन होता है, वो हिस्टोन होता है, सिंपल प्रोटीन होता है, हिस्टामिन होता है, सिंपल प्रोटीन होता है। तो ये सब जो होते हैं ये सिंपल प्रोटीन के एग्जाम्पल होते हैं। दूसरा जो होता है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, कॉन्जुगेटेड या कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। जो कॉन्जुगेटेड या कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है इसमें जो अमीनो एसिड है, इस अमीनो एसिड है कोई एक नॉन अमीनो एसिड ग्रुप भी जो है जुड़ा होता है। यानी अमीनो एसिड ग्रुप से जो है कोई एक नॉन अमीनो एसिड ग्रुप जुड़ा होता है और इस नॉन अमीनो एसिड ग्रुप को कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो ये जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है, इस प्रोस्थेटिक ग्रुप के आधार पर जो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन होता है कई प्रकार के होते हैं, जैसे यानी कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रोस्थेटिक ग्रुप, तो ये कई प्रकार के देयर आर मेनी टाइप्स। जैसे एग्जांपल न्यूक्लियोप्रोटीन। अब न्यूक्लियोप्रोटीन क्या है? जब किसी प्रोटीन में प्रोस्थेटिक ग्रुप न्यूक्लिक एसिड जुड़ा हो तो उसको हम न्यूक्लियोप्रोटीन कहते हैं। न्यूक्लिक एसिड में डीएनए और आरएनए होता है। न्यूक्लियोप्रोटीन हो गया। ग्लाइकोप्रोटीन, जब प्रोटीन के साथ कोई शुगर का मॉलिक्यूल जुड़ा हो तो उसे ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। लिपोप्रोटीन, जब प्रोटीन के साथ जो है लिपिड यानी वसा का कोई अणु जुड़ा हो तो उसे लिपोप्रोटीन कहते हैं। हीमोप्रोटीन यानी कि जैसे कि हीमोग्लोबिन, जब कोई लौह युक्त पदार्थ प्रोटीन के साथ जुड़ा उसे हीमोप्रोटीन कहते हैं। क्रोमोप्रोटीन, जब कोई भी जो है वर्णक जो पिगमेंट होता है, जब पिगमेंट आकर के जुड़ता है तो उसको हम क्रोमोप्रोटीन कहते हैं। मिटेलोप्रोटीन जो होता है जब इसमें कोई मेटल आकर के जुड़ता है उसको मिटेलोप्रोटीन कहते हैं। छेगा। और उसके बाद जो है फास्फोप्रोटीन जो है हम उसे कहते हैं जिसमें जो है जब कोई फास्फोरिक एसिड जो क्या नाम है फास्फेट आकर के जुड़ा हो उसको हम फास्फोप्रोटीन कहते हैं। और एक आठवां होता है, कुल 8 होते हैं, एक आठवां होता है फ्लेवोप्रोटीन। जब उसे फ्लेविन आकर के जुड़ता है जो कि एक एंजाइम के रूप में काम करेगा, इसको पढ़ चुके हैं उसमें फर्स्ट ईयर में फिजियोलॉजी में, तो फ्लेवोप्रोटीन उसको कहते हैं। तो इस तरह से कुछ अगर प्रोस्थेटिक ग्रुप के आधार पर बात करें जो कॉन्जुगेटेड या कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है 8 प्रकार में होता है। न्यूक्लियोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन, हीमोप्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन, मेटालोप्रोटीन, फास्फोप्रोटीन एंड फ्लेवोप्रोटीन। तीसरा होता है डेराइव्ड प्रोटीन। जो डेराइव्ड प्रोटीन होता है जैसे कुछ डाइजेस्टिव जो होते हैं, जैसे डाइजेस्टिव जो हम लोग जो भोजन करते हैं तो वहां पर जल अपघटन से जो प्रोटीन से उत्पन्न होता है, कुछ डाइजेस्टिव प्रोटीन जो होते हैं, डाइजेस्टिव प्रोटीन जब ये अपने टूटता है, जैसे पेप्टोन्स में टूट रहा हो, या पेप्टाइड में छोटे छोटे पेप्टाइड में टूट रहा हो, या पेप्सिन है वो पेप्टोन्स है, पेप्टाइड है, या जैसे दूसरा स्तर जैसे फाइब्रिनोजेन होता है जो रुधिर का थक्का जमाता है, इस फाइब्रिनोजेन से जो है जो वहां पर फाइब्रिन बनता है। तो ये यहां पर जो है ये जो फाइब्रिन है या पेप्टोन से पेप्टाइड है ये यहां पर डेराइव्ड प्रोटीन यानी व्युत्पन्न प्रोटीन होता है। तो इस प्रकार ये पूरा था ये टॉपिक प्रोटीन का यह समाप्त होता है।
अगले टॉपिक में बायोमॉलिक्यूल्स के हम लोग कुछ नया टॉपिक लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।